नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी सेकंड पेपर के लिए 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं आसान भाषा में। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? पहला है इदम, दूसरा परम अहम, तीसरा अहम, चौथा इदम और अहम दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है इदम। इसको कैसे याद रख सकते हैं? अगर इंसान की इच्छाओं की पूर्ति होने लगी तो उसके अंदर अहम आ जाएगा। अगर इंसान की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो इंसान के अंदर अहम जरूर आता है, और अगर पूर्ति नहीं होती तो अहम नहीं आता। यानी अगर अहम इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो अहम इसका सही जवाब होगा। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो इदम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? पहला है चढ़ना, दूसरा कूदना, तीसरा दौड़ना, चौथा लिखना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिखना। इसको हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हैं? सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, और छोटे कार्य करने के लिए मेरा एक हाथ ही काफ़ी है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, छोटे कार्य करने के लिए एक चीज कार्य करती है, या तो हाथ कार्य करें या पैर। और अगर बड़ा काम करना हो तो हाथ और पैर दोनों कार्य करते हैं। चढ़ना के अंदर हाथ और पैर दोनों कार्य करेंगे, कूदने के अंदर भी हाथ और पैर दोनों कार्य करेंगे, दौड़ना में हाथ और पैर दोनों कार्य करेंगे। लेकिन खाने के अंदर या लिखने के अंदर केवल आपके हाथ कार्य करते हैं। और ये तीनों उदाहरण हैं शकल चलन कौशल के। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है। पहला है मुरे ने, एडलर ने, क्रोवाक्रो ने, जेवी वॉटसन ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एडलर ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप बालक हैं और ये सदी है 20वीं सदी, और आज के समय इंटरनेट पर ऐड बहुत आते हैं। 20वीं सदी बालक के साथ साथ ऐड की सदी भी है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। पहला है प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा प्रतिद्वंद्विता, तीसरा पुरस्कार एवं दंड, चौथा परिणाम का ज्ञान। एक चीज समझ लीजिए, बाह्य अभिप्रेरणा में आप जो भी कार्य किसी और के लिए करेंगे या किसी और वस्तु के लिए तो वह बाह्य अभिप्रेरणा होगा। और आंतरिक अभिप्रेरणा में आप अपनी खुशी से बिना फल की इच्छा के कोई कार्य करते हैं, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। पहला देख लीजिए, प्रशंसा आप दूसरों से प्रशंसा लेने के लिए कर रहे हैं, यानी दूसरे इसमें शामिल हैं, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा होगी। प्रतिद्वंद्विता आप दूसरे को हराने के लिए कार्य कर रहे हैं, यहाँ भी दूसरा शामिल है, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा होगी। पुरस्कार और दंड, यहाँ पुरस्कार शामिल है, ये भी दूसरी चीज शामिल है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। और परिणाम का ज्ञान, यहाँ परिणाम के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ये चारों चीजें बाह्य अभिप्रेरणा होंगी। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं, पहला है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, दूसरा निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, तीसरा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर कोई चीज प्रभाव नहीं डालती है तो वहाँ शून्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण होता है, और अगर कोई चीज सकारात्मक प्रभाव डालती है तो विधेयात्मक या धनात्मक प्रशिक्षण अंतरण होता है, और अगर कोई चीज बाधा उत्पन्न करती है तो निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई चीज आप पहले से जानते हैं और कोई नई चीज सीखने जा रहे हैं, अगर वो उसमें सहायता करती है तो धनात्मक,
और उसमें रुकावट पैदा करती है तो निषेधात्मक, और दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध या कोई प्रभाव नहीं है तो शून्यात्मक। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता की इकाई है। पहला है क्रोमोसोम, दूसरा निषेचित अंडा, तीसरा जीन, चौथा युग्मज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीन होता है आनुवांशिकता की इकाई, यानी जीन के कारण ही माता पिता से बच्चे में आनुवांशिकता आती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 40 घंटे, दूसरा 45 घंटे, तीसरा 50 घंटे, चौथा 55 घंटे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 दिन के अंदर उसे 45 घंटे शिक्षा देनी है बच्चों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं होगी? दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते। पहला है बड़े प्रिंट की पुस्तकें, विशालकाय कंप्यूटरकृत किताबें, बाणी संश्लेषक, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर बच्चा अंधा है तो प्रिंट छोटा हो या बड़ा किताब के अंदर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देगा। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं? पहला है वाइगॉस्की, दूसरा ब्रूनर, तीसरा अल्फ्रेड बिने, चौथा गार्डनर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गार्डनर। गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, नर और बहु। अगला प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ, यानी भारत के अंदर आरटीई 2009 कब लागू हुआ? पहला है 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को, 1 नवंबर 2010 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, छोटे बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? पहला है साकार संचालन का, दूसरा पूर्व संचालन का, तीसरा औपचारिक संचालन का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, पूर्व संचालन में बच्चे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तर्क का, और औपचारिक में पूर्ण रूप से तर्क इस्तेमाल करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक हैं? पहला है श्रवण बाधिता का प्रतीक है, शैक्षिक पिछड़ापन का प्रतीक है, शैशवावस्था स्वालीनता का प्रतीक है, अधिगम अक्षमता का प्रतीक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये शैशवावस्था स्वालीनता का प्रतीक है। बच्चा अपना खिलौना किसी को नहीं देता है, ये उसकी स्वालीनता होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्षण को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्यों को किसने हीन भावना कहा है? पहला ऑप्शन है कार्ल गस्टव युंग ने, सिगमंड फ्राइड ने, कैरेन हॉर्नी ने, या अल्फ्रेड एडलर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी,
ये कहा है अल्फ्रेड एडलर ने, और एडलर ने ही कहा था 20वीं सदी बालक का युग है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। दूसरा है, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोजबीन विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। तीसरा है, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। चौथा है, जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को पुरस्कार देना नकारात्मक चीज में आता है। अगला प्रश्न है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। पहला है उत्कृष्ट, दूसरा औसत औसत से कम, तीसरा औसत, चौथा प्रतिभावान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, औसत। अगर उम्र दोनों समान हैं तो वहाँ औसत होता है। अगला प्रश्न है, मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं। पहला है कम स्वस्थ एवं विकसित, दूसरा अधिक स्वस्थ एवं विकसित, तीसरा अधिक स्वस्थ और कम विकसित, चौथा स्वस्थ नहीं पर विकसित। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक स्वस्थ होते हैं और अधिक विकसित होते हैं। ये सामाजिक स्तर से ऊंचे लोगों के बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग। पहला है मस्तिष्क और आत्मा, दूसरा अधिगम और शिक्षा, तीसरा प्रशिक्षण और अधिगम, चौथा शक्ति और गति। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, शक्ति और गति। मांसपेशियां शरीर को शक्ति और गति दोनों प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होते हैं तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है। पहला है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक अनुसंधान है, तो इसका सही जवाब भी सामाजिक अनुसंधान होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, दूसरा 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, तीसरा परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, चौथा भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। अगला है, निम्नलिखित का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है, मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको हम पलायन बोलते हैं, यानी पहले का दूसरा। एक से ही इसका सही जवाब मिल गया, बाकी का मिलान कर लीजिए। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, ये उसकी चिंता होती है। उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये नकारना होती है। और क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये प्रतिस्थापना होती है। यानी इसका सी सही जवाब है। पहले का दूसरा पलायन, दूसरे का चौथा चिंता और तीसरे का पहला नकारना, चौथे का तीसरा प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। पहला, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, दूसरा
वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? पहला, प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अनुकरण अधिगम। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अनुकरण अधिगम बहुत अधिक प्रभाव डालता है बच्चों के जीवन पर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? पहला है, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। बाहरी चीजों के लिए कार्य करना आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बल्कि बाह्य अभिप्रेरणा होती है। दूसरा है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल गलत है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, बाह्य पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा देता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहर की चीजों से प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क को अस्तिकाओं को प्रभावित करता है। दूसरा, यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, यह कद को प्रभावित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, कुपोषण बच्चों के बाद के जीवन के वर्षों में मस्तिष्क के अस्तिकाओं को प्रभावित करता है, नहीं बल्कि ये शुरू में ही प्रभावित कर देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बालिकाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला प्रश्न है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु जीन पियाजे ने पहला है, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। दूसरा, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी की अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। तीसरा, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक विशेष करके महत्व रखता है जीन पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, पहला है श्रृंखलागत अधिगम का, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, तीसरा प्रत्यक्ष अधिगम का, इनमें से सभी का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है। उद्दीपन अनुक्रिया में कोई चीज देखकर अनुक्रिया होती है और प्रत्यक्ष अधिगम में सामने कोई चीज उपस्थित होनी चाहिए। यहाँ एक के बाद एक प्रक्रिया हो रही है, पहले उसने कोट को फर्श पर फेंका, फिर उसे माँ ने डांटा, फिर अगली बार उसने कोट को खूंटी पर टांगा। ये श्रृंखलागत अधिगम है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यानी बुद्धि के विकास को कौन प्रभावित नहीं करता? पहला सामाजिक संचरण, दूसरा अनुभव, तीसरा संतुलीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। सामाजिक संचरण बुद्धि पर प्रभाव नहीं डालता है। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, पहला है 7 से 12 वर्ष की अवस्था, 12 से वयस्क तक की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, और इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 12 वर्ष से अधिक की अवस्था को बोलते हैं अमूर्तता की अवस्था, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस के साथ वीडियो देखनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।